जय हिंद फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आप मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, और इसमें आपके अध्याय क्रमांक 1 हम पढ़ रहे हैं भारत आकार एवं स्थिति। इस अध्याय को आपने कंप्लीट पढ़ लिया है। इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए सारे अभ्यास प्रश्न आपने हल कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस चैप्टर का अच्छे से रिवाइज करवा दे, आपके एग्जाम्स की तैयारी और अधिक मजबूत करवा दें, और साथ ही साथ आप भारत के अक्षांश देशांतर, जो भारत की आकार अवस्थिति, विभिन्न देशों के साथ में संबंध, व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग है, वायु मार्ग है, इन सभी बातों का आप अच्छे से रिवाइज कर लें। अब देखिएगा, अपने प्यारे भारत देश की बातें चल रही है, तो आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। भले आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपका इस भारत देश के नागरिक होने के साथ में आपका दायित्व बनता है कि आप भारत की स्थिति को पढ़े। आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति कहां पर है, भारत की सीमाएं कौन से देशों के साथ में लग रही है, कौन से पड़ोसी देश है हमारे, कौन से पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते तो वो कौन से आपके जल संधियों के माध्यम से अलग हो रही है। ऐसी आपके सामान्य जानकारियां पता होनी चाहिए। और अगर आप किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा का मार्ग है वो किन देशों से होकर जाएगा, समुद्री यात्रा करेंगे तो कौन से समुद्रों से होकर जाएगा। ये एक जनरल नॉलेज की बातें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको इसके माध्यम से मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल देश के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम या फिर उपयुक्त सभी। अब देखिएगा, भारत के जो सीमावर्ती देश देखे थे, उनमें आपने देखा कि उत्तर दिशा में सीमा भारत की कौन से देशों के साथ में लगती है, तो उसमें चीन, नेपाल और भूटान आता है। अब नेपाल के साथ में कौन से जिले हैं, कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि ये जो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग है, फिर यहां पर उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर यहां से नेपाल देश की सीमा प्रारंभ होती है जो इस प्रकार से सिक्किम तक चलती है, और फिर आगे यहां पर फिर पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र आ जाते हैं। अब यहां पर कौन कौन से, जो ये वाला क्षेत्र कौन सा है भाई, ये आपका नेपाल है। अब यहां पर आपके कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, यहां पर आप देखते हैं एक राज्य आता है उत्तराखंड, एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश, एक राज्य आता है बिहार। आपने मानचित्र को अच्छे से देखा तो आपको पता है कि कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। मानचित्र मैंने आपको बताया ना, अच्छे से याद रखना है आपको। बिहार, एक राज्य आता है यहां पर सिक्किम, और एक राज्य आता है यहां पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल याद है ना भाई, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्षेत्र। तो ये राज्य हैं भारत के 1 2 3 4 और 5 राज्य जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके आंसर राइट हैं, यानी कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं, देखो उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, सिक्किम भी है, उपयुक्त सभी। इसके अलावा अगर आपके और देखो पश्चिम बंगाल दे देते तो भी आपका राइट आंसर होता। आपके सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके उत्तर प्रदेश दे देता इसके किसी के स्थान पर तो भी राइट हो जाता। तो ये पांचों राज्य आपको याद रखने हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। चलें अगले सवाल की ओर। पाक जल संधि भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि आपने पढ़ा है ना, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये जो पाक जल संधि वाला क्षेत्र है कौन से देश से अलग करता है? मालदीव, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार। अब देखिएगा, कभी ये मत सोचना कि पाक जल संधि है तो ये पाकिस्तान से अलग करती होगी, ऐसी बात नहीं है। अब देखिएगा, ये जो पाक जल संधि है, ये जल संधि आपको श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका से, हाँ, श्रीलंका से। देखिएगा, जो भारत का आपका दक्षिणी क्षेत्र देखते हैं, तो इस दक्षिणी क्षेत्र में यहां पर आपका भारत का एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है भाई, ये आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य। इस तमिलनाडु राज्य से आप देखते हैं कि यहां पर एक स्थान आता है रामेश्वरम। अब इस रामेश्वरम स्थान से यहां पर आपके एक राम सेतु बना हुआ है। फिर यहां पर आगे दक्षिण में जाते हैं तो यहां पर आपके श्रीलंका है। ठीक है, ये जो यहां वाला क्षेत्र है राम सेतु। अब जो ये बीच का भाग है, कौन सा भाग है, जो ये वाला बीच का भाग है, ये भाग जो मैं व्हाइट कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये भाग है आपका पाक जल संधि। पाक जल संधि। और पाक जल संधि के इस तरफ यहां पर कौन सा भाग आता है, यहां पर बंगाल की खाड़ी आता है, और यहां वाला भाग कौन सा है, मन्नार खाड़ी।
क्या है भाई? मन्नार की खाड़ी। तो ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दो भाग है जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। ठीक है, रहेंगे ना याद? चलें अगले सवाल की ओर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। देखिएगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें एक अरब सागर में है, एक बंगाल की खाड़ी में है, फिर आपके कुछ अंतःस्थलीय भाग में है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थलीय भागों, तटवर्ती भागों पर है। आपको यहां पर पूछा है कि कौन सा अरब सागर में स्थित है? पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह या फिर दमन दीव। तो देखिएगा, अरब सागर में कौन सा है? तो अरब सागर में आता है लक्षद्वीप समूह। अब जो आपका यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है, ये आता है आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश दिया है, ये केंद्र शासित प्रदेश आता है आपका पूर्वी तट पर। दमन दीव वे दादर नगर हवेली, दमन दीव वे दादर नागर हवेली, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आते हैं आपके, ये आता है पश्चिमी तट पर, यानी कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहां पर आते हैं ये पश्चिमी तट पर। अगर आपसे पूछते कि भाई अरब सागर के तट पर कौन सा अवस्थित है केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बताते दमन दीव दादर नगर हवेली। आपसे पूछते बंगाल खाड़ी के तट पर कौन सा है, तो आप बताते पुदुचेरी। आपको पूछते बंगाल खाड़ी में कौन सा है, तो बताते अंडमान निकोबार। आपको पूछते कि लक्ष्य आपके अरब सागर में कौन सा है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। अरब सागर में पूछना अलग है, अरब सागर के तट पर पूछना वो अलग होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, इनके अलावा आपके केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, वो सभी आपके अंतःस्थलीय है। अंतःस्थलीय कौन से? तो अंतःस्थलीय में आप देखिएगा, एक आता है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एक आता है आपका लद्दाख, एक आ जाता है चंडीगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है दिल्ली। ये सारे के सारे अंतःस्थलीय यानी कि आपके जलीय सीमा वाले नहीं है। अब इनमें से आपके ये जो दो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और चंडीगढ़, ये क्या है? ये आपके आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो दो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिए हैं जम्मू और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में लगती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसका लक्षद्वीप होगा। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण लोकेशन आपको बता दी कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो भाई बताना कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में लगती है। चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों के दोनों आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्वी तट पर यानी कि अरब बंगाल की खाड़ी के तट पर पुदुचेरी, पश्चिमी तट पर यानी कि आपके अरब सागर के तट पर तो आपके दमन दीव दादर नगर हवेली, अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये याद रहेंगे, पूरे आपके हो गए केंद्र शासित प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 7,516.6 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिएगा, आपको पूछा है यहां पर स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। अब देखिएगा, इसके लिए आपको ये पूर्वी देशांतर ये वाला तो होगा नहीं। अब मिलियन किलोमीटर तो देखिएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपके भारत का क्षेत्रफल आता है। आपको पूछा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। स्थलीय सीमा जो कि आपको मैंने रेड कलर से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई थी, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों के साथ में, तो ये कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। जो कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाती है, तो इसके देश याद रखना कि भाई एक तो पाकिस्तान के साथ में, फिर आपका आता है अफगानिस्तान, फिर आता है आपका चीन, चीन के बाद में आ जाता है नेपाल, नेपाल के बाद में आ जाता है भूटान, भूटान के बाद में आ जाता है म्यांमार,
म्यांमार के बाद में आ जाता है आपका बांग्लादेश। इन सभी देशों के साथ में कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये 7,516.6 किलोमीटर दिया है, ये आपकी भारत की जलीय सीमाएं द्वीप समूह सहित। और अगर केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछते तब आप बताते कि 6,100 किलोमीटर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है? बहुत शानदार सवाल पूछा है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब देखिएगा, आपको ऑप्शन में दिया है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप और पाक जल संधि। अब देखो, जब भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात आती है ना, तो सवाल दो तरीके से आता है। एक तो आता है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, और एक आता है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो इसको मैंने जब अध्याय पढ़ाया था आपको, उस समय भी बताया और अभी भी बता रहा हूं फिर। एक तो आपकी देखो भारत की मुख्य भूमि है, जिसकी आपके सबसे दक्षिणी बिंदु आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और उस बिंदु का नाम है आपका कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। एक आपको मैंने बताया था कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कहां पर है ये? बंगाल की खाड़ी में। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपके 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के समय जलमग्न हो गया था। जो आपके आपके लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये आता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है इसे? इंदिरा पॉइंट। तो आपका भारत जो भारतीय संघ आता है, अगर आपसे पूछे भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब तो बताना है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आप बताना कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। और इंदिरा पॉइंट का पूछे तो बताना कि भाई भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये भारत के आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। हाँ, इस इंदिरा पॉइंट को एक दूसरा नाम और भी दिया जाता है, वो भी याद रख लेना, आपके पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है इसे? इसे आपके कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि जो केवल स्थलीय भाग है विश्व का, उस स्थलीय भाग में कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास में है? 2.4, 3.5, 4.6 या फिर 1.8%? तो जो भारत का कुल स्थलीय भाग है, यानी कि भारत के जो विश्व का कुल स्थलीय भाग है, जिसमें विश्व के 7 महाद्वीप आते हैं और छोटे बड़े सभी द्वीप आते हैं, इन सबको मिलाकर जितना स्थलीय क्षेत्रफल बनता है, उसका 2.4% भाग भारत के पास में है। और एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है? 2.42%, ठीक है। और भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। बड़े देश कौन कौन से हैं? बड़े देश आपको याद है ना, आपके रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में भारत, और भारत के बाद में कौन आता है? अर्जेंटीना। चलो अगले सवाल की ओर, किस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है? विश्व का कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? देखिएगा, विश्व में 7 तो महाद्वीप हैं जिनके मैंने आपको नाम बता रखे हैं, और 5 हैं महासागर। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, दूसरे नंबर पर आपके अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, फिर आपका आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव के आसपास में है, और अंटार्कटिक आपके दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 5 महासागर हैं। इनमें से जो हिंद महासागर है, इस हिंद महाक्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महासागर है, जिसका नाम हमारे भारत देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन। अगला सवाल, भारत में दिन और रात की अवधि को कौन सी स्थिति प्रभावित करती है? देखिएगा, आपको पूछा है भारत में दिन और रात की अवधि को पूछा है, यानी कि दिन छोटा होना, बड़ा होना, जो ये अवधि होती है, इसको कौन सी अवस्थिति प्रभावित करती है? तो दिन और रात की अवधि को प्रभावित करने वाली अवस्थिति है आपके अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है? तो देखिएगा, जो आपका सूर्य है, ये सूर्य
ये देखिएगा विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, साथ ही साथ एक रेखा आपकी कर्क रेखा है जो कि भारत के बीच में से गुजरती है, और एक रेखा आती है आपके मकर रेखा जो कि आपके दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। अब सूर्य इन रेखाओं के बीच में ही आपके सीधा लंबवत चमकता है, और बाकी रेखाओं के ऊपर सीधा कभी भी लंबवत नहीं होता है, हमेशा वहां पर किरणें तिरछी रहती है। और जहां जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी गिरती है वहां पर आपके दिन की लंबाई अधिक होती है, रात की लंबाई छोटी होती है। जैसे जैसे कि स्थिति होती है आपके 21 जून की। 21 जून के दिन सूर्य आपके कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है, और लंबवत रहेगा तो इस समय यहां पर दिन सबसे बड़ा होगा। भारत में इस दिन 21 जून के दिन दिन सबसे लंबा होगा। और जब सूर्य आपके मकर रेखा पर चला जाएगा 22 दिसंबर के दिन, तो उस समय भारत में दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। तो इसलिए जो ये अक्षांशीय स्थिति है ये दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है। और इसके विपरीत अगर आपको ये पूछते कि जो भारत में दिन और रात बनते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का अंतराल होता है, ये किस वजह से प्रभावित होता है, तो उस समय हम आपको बताते कि भाई देशांतरीय स्थिति। और जब हमने अभ्यास प्रश्न हल किए थे उस समय आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई किस कारण से आपके जो आपके अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात के हैं उनके बीच में 2 घंटे का सूर्योदय का अंतराल रहता है। तो उसको मैंने आपको बताया था कि भाई जो यहाँ की देशांतरीय स्थिति है, देशांतरों की वजह से आपके इनमें 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इसलिए जब आपको पूछे दिन रात की अवधि को कौन सी स्थिति प्रभावित करती है, तो वो अक्षांशीय स्थिति होती है। और दिन रात के बनने के लिए कौन सी अवस्थिति है, सूर्य उदय होने और सूर्य अस्त होने के जो समय का अंतराल होता है उसमें कौन सी स्थिति है, तो उसमें आती है देशांतरीय स्थिति। ठीक है, अच्छे से याद रखना इनको समझते हुए, ऐसा जल्दबाजी में कभी गलत मत कर देना। अगला सवाल, लक्षद्वीप समूह को मालदीव से क्या अलग करता है? लक्षद्वीप समूह है हमारा, उसको मालदीव से क्या अलग करता है, किस प्रकार से अलग होता है? तो हमारा जो समुद्री भाग है वो लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग कर देता है, और श्रीलंका को भारत से अलग कर देता है, वो आपके मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ो। कौन सी भौगोलिक विशेषता 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पतली होती जाती है? जब आपने भारत की भौगोलिक विस्तार को देखा था उस समय आपने कहा कि भाई जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कहां पर है, ये आपकी कर्क रेखा के थोड़ी सी दक्षिण में चलते हैं तो 22 डिग्री आती है। ये 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से जैसे ही दक्षिण में बढ़ते हैं तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार आता है, और ये प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण की तरफ बढ़ते ही धीरे धीरे आपके पतला होने लगता है। अब देखिए, जब आप भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इस प्रकार से आप मानचित्र देखते हैं। अब यहां पर कौन सी रेखा है, ये तो आती है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर इसके पास में कौन सी रेखा होगी, इसके पास में रेखा होगी आपके 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके पास में कौन सी रेखा होगी, यहां पर होगी आपके 22 डिग्री अक्षांश। और यहां से जैसे आप दक्षिण की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई भारत आपके धीरे धीरे पतला होता जाता है। और यह कौन सा क्षेत्र है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत है। ये कौन सा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपके लगातार पतला होता जाता है और सुदूर दक्षिण में पहुंचते पहुंचते यहां पर सबसे पतला हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 आपके सामने है कि भाई सवाल नंबर 11 है, किस नहर ने भारत की यूरोप से दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दी है? तो भैया आंसर आपके सामने रहा सुएज नहर। देखिएगा, भारत की जब आप यात्रा करते हो, भारत से यात्रा करते हो यूरोप की तरफ, तो यूरोप की तरफ आप यात्रा करते हो तो सबसे पहले आप, जब सुएज नहर नहीं बनी हुई थी उस समय आप अफ्रीका महाद्वीप का पूरा एक चक्कर लगाते और उसके बाद में आप यूरोप पहुंचते। लेकिन जब सुएज नहर का निर्माण हो गया तो ये दूरी आपके 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब देखिएगा कहां पर है आपका सुएज नहर और कहां पर है आपका यूरोप। इस प्रकार से ये आपका अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है, ये है आपका अरब प्रायद्वीप। ये यहां पर आपका अफ्रीका, कौन सा क्षेत्र आता है, अफ्रीका। और ये यहां पर आपके आ जाते हैं यूरोप के देश। कौन से क्षेत्र आ जाते हैं भाई, यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र आ जाता है, यहां पर आपका है यूरोप। और यहां से आप आगे बढ़ते हो तो यहां पर फिर आपके फारस की खाड़ी वगैरह ये देश क्षेत्र आ जाते हैं।
कौन सा आ जाता है भाई, फारस की खाड़ी, ये ईरान, इधर आपके पाकिस्तान, और यहां पर फिर आ जाता है अपना ये प्यारा सा भारत। अब इस भारत से आपको जाना है यूरोप। तो देखिएगा, अब भारत से यूरोप जाना है तो देखिएगा, जब पहले यहां से जाते थे तो यहां से आप इस प्रकार से पूरा अफ्रीका महाद्वीप का एक चक्कर लगाते हुए जाते, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे यहां पर ये स्वेज नहर बन गई तो यहां से आप सीधा यहां से लाल सागर में प्रवेश करो, स्वेज नहर से जाओ और सीधा यूरोप आ जाओ। तो ये वाली दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी थी ये थी 7,000 किलोमीटर। कितनी थी भाई, 7,000 किलोमीटर की ये दूरी थी। ये दूरी अब आपके कम हो गई, अब ये पूरा 7,000 का ये चक्कर नहीं काटना पड़ता था, आप सीधे यूरोप पहुंच जाते हो कि भाई यहां पर आपके अरब सागर है, अरब सागर से ये लाल सागर है, ये यहां पर ये स्वेज नहर है। कहां पर क्या है भाई, यहां पर आती है आपके स्वेज नहर, और फिर यहां पर आगे भूमध्य सागर आ जाता है, और भूमध्य सागर में आपके फिर आपके यूरोप आ जाते हैं। जैसे सारे देश यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे यहां पर इजराइल है, फ्रांस है, स्पेन है, ये सारे देश यहां से प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहां पर स्वेज नहर को याद रखना, जो कि आपके मिस्र देश की भूमि को काटकर बनाई गई है। अगला सवाल, कौन सा महासागर भारत को व्यापार मार्गों के लिए एक केंद्रीय स्थान प्रदान करता है? भाई विश्व का कौन सा महासागर है जो भारत को व्यापार के लिए केंद्रीय मार्ग प्रदान करता है? तो वो कौन सा है भाई, हिंद महासागर है। हिंद महासागर के द्वारा भारत है वो पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकता है। हिंद महासागर के द्वारा ही भारत आपके जो पश्चिमी एशिया के देश है उनके साथ व्यापार कर सकता है, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ व्यापार कर सकता है, और यूरोप के साथ में व्यापार कर सकता है। और यूरोप के साथ तो स्वेज नहर बनने के बाद में मार्ग और छोटा हो गया, 7,000 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ रही है, व्यापार हो जाता है, आपके जल्दी से व्यापार हो जाता है भाई। उनके लिए आपको, जैसे आपको समय की भी बचत हो जाती है और परिवहन लागत भी कम हो जाती है। इसी प्रकार से आप इसको हिंद महासागर के माध्यम से आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों तक पहुंच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों तक आप पहुंच सकते हैं। और फिर अगर आपके सुदूर उत्तर की तरफ आप रूस देश की तरफ जाएं, जो कि आपके उत्तरी एशिया के देश है, वहां तक भी आप इन मार्गों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से विश्व के लगभग सभी देशों के साथ में, लगभग सभी जो देश हैं वो समुद्री सीमा साझा करते हैं, उनके साथ में व्यापार आपके यात्रा की जा सकती है हिंद महासागर के माध्यम से। अगला सवाल है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उसका आपको वर्णन करना है, यानी कि भारत की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति को आपको संक्षिप्त में एक्सप्लेन करना है। जब भारत की आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भारत कहां पर अवस्थित है, तो भारत आपके उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और एशिया महाद्वीप में आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब इसमें भारत की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई भारत आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और देशांतर देखेंगे तो आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। और ये जो भारत की जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां हैं, इनमें आपके जो आपके द्वीप समूह है उनकी स्थिति को नहीं देखा गया है। तो इस मुख्य भूमि पर जो आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, यानी कि जो भारत का कोणीय विस्तार देखते हैं, वो आपके उत्तरी और दक्षिणी लगभग आपके 30 डिग्री आ जाता है। यानी कि ये जो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है, लगभग 30 डिग्री का विस्तार है, और ये 68 से 97 25 तक है, ये भी आपका 30 डिग्री का विस्तार आता है। और अब आप जब आप इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं, भौगोलिक विस्तार देखते हैं, तो आपके उत्तर से दक्षिण तक आपके 3,214 किलोमीटर का विस्तार है, यानी कि आपके इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक। और फिर आप गुजरात के गोहर माता जो पश्चिम में है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबितु है, वहां तक आपके 2,933 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिएगा, जब आप अक्षांशीय देशांतरीय स्थितियां देखते हैं तो एक प्रमुख देश अक्षांश रेखा है जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या उसे कहा जाता है कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, और इस रेखा के कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थान अवस्थित, जो उत्तर में भारत है उसे उत्तरी भारत कहते हैं, जो कि आपके उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। और जो दक्षिण में है दक्षिणी भारत कहलाता है, जो कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। अब इन रेखाओं के द्वारा ही, जैसे आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, इसके बाद में आप दक्षिण की ओर जाते हैं तो 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आती है। और इस 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो संकीर्ण होता जाता है, और पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपके हिंद महासागर में फैला हुआ लगता है। और ये ऐसा लगता है कि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो हिंद महासागर का शीर्ष है, यानी कि हिंद महासागर के शीर्षवर्त में इस प्रकार से फैला हुआ है। और इस प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में जाते हैं तो पूरा विस्तृत हिंद महासागर है,
और इसके पश्चिमी भाग में चलते हैं तो अरब सागर आता है और पूर्वी भाग में आते हैं तो बंगाल की खाड़ी आती है। इसके बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आपके बंगाल की खाड़ी में आपके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और अरब सागर का केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम कहते हैं कि भाई ये आपका लक्षद्वीप समूह है। और लक्षद्वीप समूह के साथ में आपके जलीय सीमा बनी जाती है एक मालदीव देश के द्वारा, और हिंद महासागर के जो दक्षिण सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर है वहां पर आपके एक श्रीलंका देश है जिसके साथ में जलीय सीमा बन रही है आपके पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। तो इस प्रकार से भारत की ये भौगोलिक स्थिति है, और इस भौगोलिक जो भारत की ये हिंद महासागर में एक विशेष भौगोलिक स्थिति है, इसके माध्यम से भारत है वो विश्व के लगभग सभी देशों के साथ में समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाता है। ठीक है, एक अच्छी शुद्ध आपके सुव्यवस्थित भौगोलिक स्थिति है जो भारत की व्यापारिक दृष्टि से फायदेमंद है। अगला सवाल है, भारत की स्थल और समुद्री सीमाओं पर चर्चा करें। भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमाओं की चर्चा कीजिएगा। देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा भारत की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र आता है चीन का, फिर आपके नेपाल, भूटान और म्यांमार, और एक आता है बांग्लादेश। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, और ये स्थलीय सीमा की लंबाई आती है 15,200 किलोमीटर, जिसमें से भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा उसे डूरेंट रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा है इसी को इसी को भी रेड क्लिफ कहा जाता है। इसी प्रकार से जब आप भारत की समुद्री सीमा रेखा की बात करते हो या तट रेखा की बात करते हो तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के सहित लक्ष्य आपके 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। और अगर आप मुख्य भूमि की तट रेखा देखेंगे तो ये गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी आती है, तो ये आती है 6,100 किलोमीटर। अब इस समुद्री तट रेखा पर अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं? मुख्य भूमि के जो 6,100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है उसमें आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको सारे राज्य बता रखे हैं भाई। हाँ, अच्छे से आप याद कर रहे हैं ना। जब से मैं राज्यों के नाम बोल रहा हूं तो मैंने आपको जो पिछले वीडियोज के दौरान आपको मानचित्र पर राज्य दिखाए वो आपके एक एक दिमाग में क्लिक होते रहने चाहिए कि ये राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पश्चिमी तट की तरफ अरब सागर के उत्तरी भाग से, जिसमें सबसे पहला राज्य आता है गुजरात। बीच में आपके दमन दीव दादर नगर हवेली भी आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है महाराष्ट्र, फिर आगे आता है गोवा, फिर आगे आ जाता है आपके कर्नाटक, कर्नाटक से आगे केरल आ जाता है, फिर आपके केरल आ जाता है तो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर यानी कि मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि वाला क्षेत्र कन्याकुमारी से आगे, और वहां पर आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीच में आपके पुदुचेरी वाला क्षेत्र आ जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपके आ जाता है अंडमान आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से उत्तर में आगे बढ़ते हो तो आपके आ जाता है ओडिशा। ओडिशा से आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हैं जो 6,100 किलोमीटर लंबी सीमा बनाने वाली ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो स्थलीय सीमा के जो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में जो राज्य हैं स्थलीय सीमा बनाने वाले वो कौन कौन से याद आने चाहिए भाई आपको, गुजरात से लेकर आपके वापिस पश्चिम बंगाल तक, यानी कि उत्तर दिशा से घूमते हुए कौन कौन से हैं। देखो, गुजरात, हाँ एक एक राज्य क्लिक होने चाहिए आपके दिमाग में, इस तरीके से आपको भारत का मानचित्र याद होने चाहिए। देखो गुजरात, फिर आपके आ जाता है गुजरात से आगे कौन सा आता है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से फिर आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और सिक्किम के बाद में कौन सा आएगा, सिक्किम के बाद में आ जाता है आगे असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद में आ जाता है मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, और उसके बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आता है एक बांग्ला आपके ये मेघालय वाला क्षेत्र। मेघालय भी आपके इसके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे राज्य मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जो आपके अब यहां पर आपके सामने लिख रखे हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला सवाल है कि भाई भारत के स्थान ने विश्व के साथ में उनके संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है। जो भारत का स्थान है, भारत की अवस्थिति है, इस भारत की अवस्थिति ने विश्व के अन्य देशों के साथ में संबंध है उनको किस प्रकार से प्रभावित किए हैं। तो भाई आपको पता है भारत की स्थिति बहुत ही शानदार है। इस भारत की अवस्थिति से प्राचीन समय में भी विश्व के अन्य देशों के साथ में वस्तुओं का और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ था।
यानी कि विचारों का आदान प्रदान हमने किया है, हमने वस्तुओं का आदान प्रदान किया है। हाँ, परंपरागत तरीके से जो प्राचीन समय था उस समय हम सड़क मार्ग का प्रयोग करते थे, स्थलीय मार्गों का, और वर्तमान समय में भी हम अन्य देशों के साथ में हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं और व्यापार भी करते हैं, तो समुद्री मार्ग से करते हैं। तो सभी देशों के साथ हमने समुद्री मार्गों के माध्यम से और स्थलीय मार्गों के माध्यम से अपनी मजबूत अवस्थिति के कारण अच्छे संबंध स्थापित किए, चाहे प्राचीन समय का देखो चाहे वर्तमान का देखो। जैसे प्राचीन समय में हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां है, इनको हमने दूसरे देशों तक हमने पहुंचाया है। हमारे भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली है वो संसार के विभिन्न देशों में हमने पहुंचाई है। फिर हमारे जो मसाले हैं, मलमल है, इन सब का हमने दूसरे देशों के साथ में व्यापार किया है। यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला है, इनके प्रतीक के रूप में मीनारों, गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। तो इसी के साथ ये सारे के सारे अन्य महत्वपूर्ण सवाल फिनिश होते हैं। मैंने आपको अन्य महत्वपूर्ण सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बातें कही है कि मैं बिना मानचित्र के सारे स्थान बोल रहा हूं और आपके दिमाग में वो सारे स्थान ऐसे क्लिक होने चाहिए, कि क्लिक होते रहने चाहिए। उस तरीके की आपको योग्यता विकसित करनी है कि भाई भारत का मानचित्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जिसको भी याद नहीं हुए हैं, समस्या आई है उन स्थानों को पहचानने में, तो पिछले वीडियो फिर से जाकर देखना कि कौन सा स्थान कहां अवस्थित है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहें।